क्या ये वर्ल्ड वॉर की आहट है? क्योंकि वेनेजुएला पर इस अमेरिकी हमले ने दुनिया को एक बार फिर से दो धड़ों में डिवाइड कर दिया है। एक पक्ष जो है वो इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, तो दूसरा पक्ष अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के सीधे विरोध में खड़ा हो गया है। अमेरिका के इस सीक्रेट एक्शन ने सिर्फ लैटिन अमेरिका ही नहीं, पूरी वैश्विक राजनीति को हिला दिया। अमेरिकी कार्रवाई को वॉशिंगटन आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ निर्णायक कदम बता रहा है। अमेरिकी पक्ष का तर्क है कि निकोलस मादुरो पर लंबे समय से ड्रग नेटवर्क और आपराधिक साजिशों के आरोप हैं, जिनके तहत अमेरिका में केस दर्ज हैं। इसी आधार पर कार्रवाई को कानून के दायरे में बताया जा रहा है। दूसरी ओर ये ऑपरेशन वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला माना जा रहा है। यही वजह है कि ये मामला अब सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय अध्यक्षों की गिरफ्तारी के अधिकार जैसे सवालों पर पहुंच गया है। इतिहास बताता है कि जब भी अमेरिका ने किसी विदेशी नेता के खिलाफ सीधे एक्शन लिया, उसका असर केवल उस देश तक सीमित नहीं रहा। अमेरिकी कार्रवाई के बाद चीन सबसे मुखर विरोधी के रूप में सामने आया है। बीजिंग ने साफ किया है कि मदुरो और उनकी पत्नी को जबरन हिरासत में लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। चीन ने उनकी तत्काल रिहाई और संवाद के जरिए समाधान की मांग की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने संतुलित रुख अपनाते हुए सभी पक्षों से संयम और कूटनीति की अपील की है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है। इस बीच कई देश इस कार्रवाई को वेनेजुएला में लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में कदम मान रहे हैं, जबकि विरोधी खेमा इससे सत्ता परिवर्तन की जबरन कोशिश बता रहा है। यही वजह है कि दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। अमेरिका के साथ उसके पारंपरिक सहयोगी ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देश खड़े नजर आ रहे हैं, जो मादुरो सरकार को अवैध बताते हुए इस कदम को अपराध और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कह रहे हैं। दूसरी ओर रूस, चीन और ईरान ने खुलकर इसका विरोध किया है। इन देशों का कहना है कि ये वेनेजुएला की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लैटिन अमेरिका में भी मतभेद है। कोलंबिया और कुछ पड़ोसी देश सतर्क समर्थन की भाषा बोल रहे हैं, जबकि ब्राजील और मैक्सिको जैसे देश हस्तक्षेप के खिलाफ खड़े दिखते हैं। इस खेमेबंदी के बीच अब सवाल ये है कि आगे क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो को अमेरिका में अदालत के सामने पेश किया जा सकता है, जहां उन पर साजिश और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे आरोपों पर सुनवाई होगी। कानूनी विशेषज्ञ इसे पनामा में पूर्व शासक मैनुएल नोरेगा केस से जोड़कर देख रहे हैं, जहां अमेरिका ने एक विदेशी नेता पर मुकदमा चलाया था। लेकिन मादुरो का मामला उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि वह मौजूदा राष्ट्रपति हैं। आने वाले दिनों में अदालतों में अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस होगी और संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। साफ है, ये संकट अब सिर्फ वेनेजुएला या अमेरिका का नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। उधर वेनेजुएला की राजनीति में सिलिया फ्लोरेस सिर्फ राष्ट्रपति मादुरो की पत्नी नहीं थी, बल्कि सत्ता तंत्र की एक सशक्त धुरी भी मानी जाती है। और देश की फर्स्ट लेडी होने के साथ साथ एक अनुभवी वकील भी वो है। ह्यूगो चावेज के दौर में उन्होंने खुद को भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगी के रूप में स्थापित किया। फ्लोरेस देश की पूर्व अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं और नेशनल असेंबली की अध्यक्षता भी वो कर चुकी हैं। मादुरो शासन में उन्हें राजनीतिक स्तंभ भी माना जाता रहा। इसकी भूमिका पर्दे के पीछे रही और सत्ता को दिशा देने वाली भूमिका में वो हमेशा सक्रिय रही। सिलिया फ्लोरेस की असली ताकत वेनेजुएला के संस्थागत ढांचे पर उनकी पकड़ को माना जाता है। सत्ता के भीतर उनका प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि न्यायपालिका और विधायी तंत्र तक फैला हुआ है। और बताया यह जाता है कि मादुरो सरकार के अहम फैसलों में उन्हें मुख्य सलाहकार के तौर पर भी देखा गया। विश्लेषकों के मुताबिक वो ह्यूगो चावेज के युग की वैचारिक विरासत की वाहक हैं और उसी सोच को मादुरो शासन में जीवित रखती हैं। यही वजह है कि उन्हें सत्ता का स्थायी स्तंभ भी वेनेजुएला में माना जाता रहा है। अमेरिकी कार्रवाई में
सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी को महज औपचारिक कदम नहीं माना जा रहा कि वो मादुरो की पत्नी है इसीलिए गिरफ्तार कर लिया, बल्कि जांच एजेंसियों के मुताबिक वे सत्ता के केंद्र में निर्णायक भूमिका निभा रही थी। यानी जितने आरोप लग रहे थे मादुरो पर, केंद्र में उनकी पत्नी थी। उन पर नार्को नेटवर्क से जुड़े मामलों की जांच का भी हवाला दिया गया। अमेरिका का दावा यह है कि मादुरो शासन की रणनीति और संचालन में फ्लोरेस का दिमागी नियंत्रण काम कर रहा था और इसी वजह से उन्हें सत्ता संरचना का अहम हिस्सा मानते हुए मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह मामला केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे शासन तंत्र से जुड़ा माना गया। और अमेरिका की वेनेजुएला पर स्ट्राइक ने अब जंग का एक और खेमा तैयार कर दिया है। अमेरिका के इस अटैक ने क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है? और ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पहले ही रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान में जंग की धार तेज है और ऐसे में वेनेजुएला पर अटैक अब तीसरे विश्व युद्ध का आगाज बहुत जल्द कर सकती है। नया साल, नया मोर्चा और जंग का नया मैदान, और इस बार सुपर पावर की सीधी टक्कर अमेरिका से 3419 किलोमीटर दूर वेनेजुएला से है, जहां रात के अंधेरे में वेनेजुएला की सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अमेरिकी सेना घुसी। बमबारी के शोर में दबे पांव डेल्टा फोर्ट वेनेजुएला के राष्ट्रपति के कमरे में घुसी और उन्हें उनकी पत्नी के साथ उठाकर न्यूयॉर्क पहुंच गई। ट्रंप के आदेश पर हुई अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई ने विश्व युद्ध की सुबगाहट तेज कर दी, क्योंकि इस वक्त जब रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान जैसे देश एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं, तब सुपर पावर ने अपने एक ऑपरेशन से इस ठंड भरे मौसम में दुनिया में गर्मी बढ़ा दी। और वो इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन में आसमान से आग बरस रही है, इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल की बारिश कर रहे हैं। सीरिया में फ्रांस और ब्रिटेन ने एक संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया और ISIS के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का दावा किया। तो अब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हथकड़ियों में जकड़कर दुनिया को अपनी ताकत से वाकिफ करा दिया। इन चारों मोर्चों पर जंग की जो कहानी है वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है और जंग की कई वजहों से दुनिया अनजान है। आज हम आपको महायुद्ध की उस वजह से आपको वाकिफ कराएंगे जिससे आप शायद अब तक अनजान थे। जंग का पहला मोर्चा यूएस वर्सेस वेनेजुएला। वेनेजुएला संघर्ष के पीछे की सबसे बड़ी वजह जो बताई गई वो ये कि वेनेजुएला यूएस के खिलाफ साजिश को अंजाम दे रहा था। नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी का खेल वहां बढ़ा। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भी जब उसका दायरा बढ़ता गया तो अंजाम क्या हुआ वो आपके सामने है। जंग का दूसरा मोर्चा सीरिया वर्सेस फ्रांस ब्रिटेन। जिस वक्त अमेरिका सेना वेनेजुएला पर अटैक कर रही थी, उस वक्त वहां से कुछ दूर फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर ISIS पर स्ट्राइक की बड़ी तैयारी कर रहे थे, जिसे सीरिया में ISIS के ठिकानों पर अंजाम दिया गया। दावा किया गया कि इस कार्रवाई में कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। जंग का तीसरा मोर्चा ईरान वर्सेस इजराइल। गाजा पर इजराइल का अटैक और फिर ईरान का फिलिस्तीन के समर्थन में उतरना, उसके बाद इजराइल और ईरान का आमने सामने आना। अंजाम ये हुआ कि ईरान जैसे देश ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी और जंग को धार दे दी। फिर चौथा और जंग का आखिरी मोर्चा रूस वर्सेस यूक्रेन। पिछले 1400 दिन से रूस और यूक्रेन के आसमानों में काला गुबार छाया हुआ है। ये जंग रूस के क्रीमिया पर कब्जे से शुरू हुई और अब दूसरे इलाकों पर दम भरने तक जारी है। मतलब ये कि जिस वक्त दुनिया में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक बारूद बरस रहा था, उस बीच अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक और फिर कब्जे के दावे ने दुनिया को विश्व युद्ध की तस्वीर दिखा दी। मतलब साफ है कि 2026 में दुनिया में 4 नए युद्ध मोर्चे खुल सकते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर महातबाही की आशंका है। अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास के करीब 85 किलोमीटर पूर्व पर मौजूद हेगुएरेटे शहर के एयरपोर्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी इसके सामने आए हैं, जिसमें साफ दिखाई दिया कि रनवे पर मलबा बिखरा पड़ा है। इमारतों और मशीनों के अलावा एक विमान को भी क्षतिग्रस्त हालत में इस पूरे एयरपोर्ट पर देखा जा सकता है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हैं।
जो तस्वीरें सामने आ रही है कि अमेरिका ने किस तरीके से मादुरो को अरेस्ट करने से पहले कुछ खास एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिसमें आर्मी बेस भी शामिल।